जय हिंद छात्रों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में हम लोग किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, उसको स्थापित करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा इस बोर्ड पर जैसा कि आप देख रहे होंगे एक अवतल दर्पण है जिसका नाम हमने mm डैश रखा है। हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करेंगे, लेकिन ये गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल दोनों के लिए मान्य होगा। तो हम लोग mm डैश एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु में एक अमध्य बिंदु पर दर्पण का ध्रुव है, जबकि C उसकी वक्रता केंद्र और F इसके प्रधान अक्ष पर मुख्य फोकस है। C और P के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से डिनोट किया जाता है, कैपिटल R से, जबकि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जानते हैं और इसे F से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग लेते हैं कि कोई AB आपतित किरण है जो कि दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, अर्थात B हमारा आपतन बिंदु है। B पर आपतित होने के बाद ये प्रकाश किरण, ये किरण परावर्तित हो जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा। चूंकि ये AB जो किरण है इसको हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया है, तो परावर्तन के बाद ये किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो AB हमारा आपतित किरण है, B से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरने वाली ये किरण परावर्तित किरण है। CB वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर खींचा गया जो रेखा, आपको डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है, टुकड़ा में जो लाइन दिखाई दे रहा है, वो हमारा अभिलंब है। वो कैसे अभिलंब है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये किसी न किसी गोलीय खोखले गोले का भाग होगा ये दर्पण। केंद्र जो है वो किसी गोले का केंद्र होता है और केंद्र से परिधि पर खींचा गया रेखा जो त्रिज्या भी हम कहते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हम जानते हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अर्थात 90 डिग्री के एंगल पे खींची गई रेखा उसकी अभिलंब कहलाता है। तो ठीक यहां पर C से B पर खींचा गया जो रेखा है वो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अतः यह CB हमारा अभिलंब है। उसी बात को हमने यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। माना कि mm डैश एक छोटे द्वारक का अवतल लेंस है। द्वारक कहते हैं इसके टॉप दोनों सिरों के बीच की जो सीधी दूरी होती है, इसको अगर हम ऐसे ले लें तो M से M डैश तक की जो सीधी दूरी है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। तो मान के चलते हैं कि हम लोग एक छोटे द्वारक अर्थात छोटे लेंस पर काम कर रहे हैं। तो माना कि mm डैश एक छोटे द्वारक का अवतल लेंस है जिसका P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र तथा एक F मुख्य फोकस है जो प्रधान अक्ष पर स्थित है। चित्र में जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, CP जो है CP वक्रता त्रिज्या और जिसे R से डिनोट करते हैं, जबकि PF जो है वो फोकस दूरी है जिसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। AB मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। CB हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब है, जो अभी हमने जिक्र किया कि अभिलंब है, कैसे अभिलंब है उसने हम लोगों ने देख लिया। चूंकि B बिंदु पर किरण जब आपतित होती है तो आपतन वहां दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन हो रहा है उसका, तो फिर यहां पर परावर्तन का नियम लागू होता है। तो उसी बात को हम लोगों ने लिखा है, अतः परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। हम इसी दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा आपतन कोण कौन होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो चूंकि हमारा ABC ये हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है I, तो ये आपतन कोण हो गया। और परावर्तन कोण CBF परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण हमारा R है, तो ये R हो गया। दोनों आपस में परावर्तन के दूसरे नियम में के अनुसार ये आपस में बराबर होते हैं। तो हमने उसी चीज को लिखा एंगल I बराबर एंगल R।
अब हम इसके रेखाओं का उनको लेकर के अगर देखें तो एंगल ए बी सी आई को हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंड अगेन एंगल आर सी बी एफ एंगल आर, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये कहां से हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं साइड में, आप परावर्तन के नियम से, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए आगे बढ़े, बिल्डर एंगल ए बी सी जो हमारा आपतन कोण है, और एक और कोण हमारा बन रहा है सी पर, बी सी एफ। आप देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, एक रेखा मान लेते हैं ये, और ये एक दूसरी रेखा, ये इसको कोई तीसरी रेखा काटती है। जब हम अगर इसको बढ़ाते हैं आगे तो लगता है तीसरी रेखा इसे काट रही है। तो ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है। तो फिर देख ले, कोण ए बी सी यानी ये कोण और कोण बी सी एफ, ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ कहां से, तो एकांतर कोण से। तो हमने लिख दिया एकांतर कोण। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में कि एलएचएस में एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी है। तो फिर समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो इसके आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसी चीज को हमने लिखा, समीकरण 1 और 2 से एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं, यहां पर देखिए, समझिएगा, एंगल सी बी एफ, इसमें कोण बी एंड कोण बी सी एफ यानी कोण सी, एक ही त्रिभुज के अंदर के दो कोण हैं। एक ही त्रिभुज बी सी एफ के अंदर के ही दो कोण हैं, और दोनों आपस में बराबर हैं। दो कोण जिसका बराबर होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज में देखा गया है कि दो कोण आपस में बराबर होते हैं। और जब दो कोण और कोण ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो फिर इसकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। कौन कौन भुजा बराबर होगा, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं यानी कि बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो कोण सी के सामने वाली भुजा कोण बी के सामने वाली भुजा एफ सी या सी एफ, तो एफ सी कोण बी के सामने, एंड कोण सी के सामने वाली भुजा बी एफ, तो कोण सी एफ सी के सामने वाली भुजा बराबर होती है कहां से, तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहां पर लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, या फिर तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो हम लोग फिर देखते हैं। अब चूंकि हमने देखा कि हमारा समीकरण 3 जो आया है वो एफ सी बराबर बी एफ आ गया। एफ सी बराबर बी एफ कहां से आया, तो चूंकि दो कोण आपस में ये और ये कोण बराबर होगा, और दोनों कोण एक ही त्रिभुज के अंदर में है, त्रिभुज बी सी एफ के अंदर में। जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगा, और वो कोण समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ये पहले से आप लोग जानते हैं। तो हमारा एफ सी बराबर बी एफ हो गया, क्योंकि इसके सामने में बी एफ और इसके सामने सी एफ, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है, और दोनों आमने सामने की भुजा है, दोनों आपस में बराबर होगा। अब चूंकि हमने शुरू में ही कथन में ही बताया था कि हम लोग लेकर के चलते हैं ये एक छोटे द्वारक का दर्पण, यानी कि छोटा दर्पण हम लोग लेकर चलते हैं। तो अगर मान लें कि बी बहुत करीब हो पी के, यदि बी बहुत करीब हो पी के, तो बी एफ को हम लोग पी एफ भी ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा ना, इसकी दूरी घटते जाएगी, और हम इसको जब बहुत छोटा मानते हैं तो ये यहां पर लगभग आ जाता है। तो यह एकदम पी के बहुत करीब आता है, तो हम लोग उसको बी एफ की जगह पे बी को हटा करके पी एफ लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया बी एफ बराबर पी एफ। अब बी एफ बराबर पी एफ, समीकरण 3 के हिसाब से चले तो एफ सी रह गया,
और बीएफ की जगह पर हमने बीएफ का वैल्यू कितना हो गया, पीएफ, तो पीएफ रख दिया, तो पीएफ बराबर एफसी, समीकरण 4 हो गया मेरा। अब हम आते हैं इस चित्र पर देखते हैं। चित्र में हमने जो पहले जिक्र किया था उसको देख ले। पीसी पीसी को अगर हम दो टुकड़ा में लिखें, पीएफ प्लस एफसी, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग 5 को अगर ऐसे लिखे 2 + 3, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समीकरण में या हमारे इक्वेशन में, हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से पीसी को हमने लिख दिया पीएफ प्लस एफसी, उसकी या पीसी को पीएफ तो लिख, ठीक है। समीकरण 4 से देखिए एफसी बराबर पीएफ है, तो हम एफसी की जगह पे पीएफ लिख देते हैं, यहां पे साइड में हम लिख देंगे समीकरण 4 से। तो हमारा यहां से क्या तैयार होता है, समीकरण पीसी बराबर 2pf, 1pf + 1pf = 2pf। अब हम लोग चित्र में देखें, और पहले हमने जो कथन है उसमें भी आप पलट करके देखिए कि सी से पी तक की दूरी अर्थात पीसी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, एंड पी से एफ तक की दूरी अर्थात पीएफ को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो पीसी आर 2, पीएफ का वैल्यू एफ, तो आर बराबर 2f। ये समीकरण हमको निकल के आता है। इसका मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की दुगनी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।